Good morning, dear students. So today we are going to ending our lesson number 2 of civics, role of government in our health. Okay. So now open at page number 26 because we have studied at the पेज नंबर 26. ओके, तो देखिए हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. तो देखिए अब हम आज पढ़ेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी के बारे में कि हमारी हेल्थ केयर में भी समानता है या असमानताएं हैं, या जितनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सिटीजन्स को चाहिए उतनी मिल पा रही है, उनके लिए वो मेडिकल फैसिलिटीज़ पर्याप्त हैं या नहीं. तो देखिए चलिए पढ़ते हैं. In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. तो हमारा जो देश है यहाँ प्राइवेट सर्विसेज दिन ब दिन डेवलप करती जा रही, नई नई टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट जो सर्विसेज हैं, जहाँ प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर की जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो सब के सब नई टेक्नोलॉजीज़ को वो अपने यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं अपने क्लिनिक वगैरह. मगर वहीं पे जो पब्लिक सर्विसेज हैं वहाँ टेक्नोलॉजी होते हुए भी लोग उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है. तो दिन प्रतिदिन प्राइवेट जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो डेवलप कर रही हैं. ओके, और उन्हीं की तरफ लोग क्या है अट्रैक्ट हो रहे, जबकि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं प्राइवेट सेक्टर की वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो है कंडीशन से गुजरना पड़ता है. कई बार वो बहुत कर्जदार हो जाते हैं इन्हीं प्राइवेट सेक्टर्स में दिखाते दिखाते. ओके, वॉट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. अब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में लेने के अलावा, क्योंकि उनको पब्लिक हॉस्पिटल्स में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है. ओके, दीज आर कंसिडर्ड इन अर्बन एरियाज, क्योंकि जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल, वो सब शहरों में हैं. तो गाँव के लोग अक्सर इन सब चीज़ों से क्या रह जाते हैं, उन्हें ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं और वो कई बार बीमारियों से जूझते रहते हैं. द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रैदर हाई. अब जो प्राइवेट क्लिनिक्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो फीस है वो भी हाई है, उनकी मेडिसिन जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और अक्सर वो उन बीमारियों से जूझते ही रहते हैं. ठीक है ना, उन्हें कई बार उधार लेना पड़ता है, कर्जे लेने पड़ जाते हैं, है ना, फिर उनको चुकाने में ही पूरी ज़िंदगी उनकी बीत जाती है, क्योंकि प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनके मेडिसिन, उनके चार्जेस काफ़ी हाई होते हैं, जो कि नॉर्मल लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. देखिए कि यहाँ ब्रैकेट में बना है द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाज़ कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट. ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड जो है एक तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करता है. मेडिकल फैसिलिटीज़ को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. अब देखिए यहाँ एक एथिक्स वर्ड आया है, नहीं सॉरी, नीचे जेनरिक नेम आया है ना, कि एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विद जेनरिक नेम, कि जितने भी मेडिसिन में ड्रग्स होते हैं, ड्रग मिले हुए थे, वो सब कैसे होने चाहिए? जेनरिक नेम्स होने चाहिए. तो जेनरिक नेम क्या है? देखिए एक ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं और एक नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं. ब्रांडेड दवाइयाँ मतलब क्या होता है कि जब पहली बार किसी दवाई की खोज की है किसी देश ने या किसी व्यक्ति ने पहली बार कोई केमिकल मिला के कोई एक नई दवाई बनाई है, तो उस व्यक्ति को 20 साल का इंश्योरेंस मिलता है कि 20 साल तक उस दवाई को केवल वही बना सकता है, तब तक कोई और उस दवाई को नहीं बना सकता है. और वो दवाइयाँ जब कोई एक व्यक्ति बना रहा है अपने उस नाम से, उसने खोजी है, तो दवाइयाँ काफ़ी ब्रांडेड होती है, काफ़ी महंगी मिलती है. वहीं पे 20 साल के बाद जब हर किसी को ये इंश्योरेंस मिल जाता है कि आप भी अब ये दवाई बना सकते हैं, तो हर जो कंपनी होती है वो अपना कोई अलग सा केमिकल, जैसे पैरासीटामोल एक केमिकल है. ओके, जैसे पैरासीटामोल आप लोग बुखार वगैरह में खाते हैं, दर्द वगैरह में, वैसे ही पैरासीटामोल एक केमिकल है. इसी तरीके से जेनरिक नेम, तो हर कोई जब ये द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब ये परमिशन दे देती है कि हर कोई अपना खुद का कोई केमिकल उसमें मिलाकर अपना खुद का एक नाम दे सकती है, और जब हर कोई उस दवाई को बना सकता है अपना एक अलग केमिकल डाल के, तो वो दवाइयाँ जब सारे मार्केट में हर कोई बना रहा है, तो वो दवाइयाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती हैं. तो हर कोई उस दवाई को क्या कर सकता है? अफोर्ड कर सकता है. वहीं पर जब दवाई महंगी है तो गरीब लोग उस दवाई को खरीद ही नहीं पाते और बिना दवाई के वो क्या रहते हैं, वो अनहेल्दी रहते हैं, कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है. इसीलिए सरकार कहती है कि आप लोग जेनरिक नेम से, फिजिशियंस को ये कहती है कि फिजिशियन जितने भी हैं जेनरिक नेम्स की दवाएं बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, जिससे दवाइयाँ सस्ती रहें. ठीक है, ये हो गया. सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर. कुछ प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ तो ऐसे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं मेडिकल से रिलेटेड जो गलत दवाइयाँ देते हैं
जो सामने वाला पेशेंट 1-2 दवाइयों में ठीक हो सकता है, वहीं पे वो उनको ठीक नहीं होने देते, वो ज़्यादा दवाइयाँ देते, ज़्यादा इंजेक्शन देते, ज़्यादा सिरिंज देते, जिससे कि उनकी अर्निंग जो है वो होती रहे, जबकि सामने वाला पेशेंट जो है वो थोड़ी सी भी ट्रीटमेंट में ठीक हो सकता है, मगर उनके वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी अर्निंग के लिए वो ऐसा करते हैं। ओके, इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन। केवल हमारे देश की 20% जनसंख्या ही, 20% पॉपुलेशन ही मेडिकल फैसिलिटीज़, प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी 80% वो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मान लेते हैं कि जो गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मगर जो मिडिल क्लास फैमिली से वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो भी कई बार बहुत कर्जदार हो जाते हैं इन मेडिकल फैसिलिटीज़ को अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रीटमेंट करवाने में। ओके, ये हो गया। देखिए, मलेरिया उन्मूलन जल चिकित्सा दल, ये ऐसी कार है, ये एक हॉस्पिटल जैसी कार है कि जो हर गांव में घूमती रहती है लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए। हैंस इवन फॉर दोज whom वन माइट नॉट थिंकिंग एज बीइंग पुअर, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप। तो जो जैसे आपको मैंने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली तक के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी महंगी दवाइयाँ, इतना महंगा ट्रीटमेंट, गरीब तो फिर क्या ही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इन मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेने में लोग क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े बोरोवर, मतलब बहुत ज़्यादा कर्जदार बन जाते हैं वो, ठीक है ना। who are admitted to a hospital for some illness originally have to borrow money। किसी को भी अगर एडमिट कराना है अपने किसी फैमिली मेम्बर को, अपनों को, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है अगर वो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना है, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, इस वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एनेक्सिटी एंड डिस्ट्रेस। अगर किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली में कोई पेशेंट है, कोई बीमार पड़ गया है, तो लोगों को एक अलग चिंता हो जाती है कि अब हम पैसे कैसे मैनेज करेंगे, इतनी दवाइयों के पैसे कहाँ से लाएंगे। ओके, ऐसा हमारे साथ खुद होता है, जब हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी नहीं होती और हमारे घर में अगर लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं तो हम टेंशन ही बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम टेंशन लेते हैं कि कैसे मैनेज हो पाएगा, कैसे हम फीस पे कर पाएंगे, है ना। ऐसा सबके साथ होता है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। व्हाट इज़ वर्स दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। और कितना बुरा होगा अगर किसी फैमिली मेम्बर में बार बार लोग उसी बीमारी से जूझते रहते हैं, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ता है, तो इस तरीके से लोग जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत उनके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। ओके, दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड। कई बार तो लोग दवाइयों के चक्कर में ही उनको खाना तक नहीं मिल पाता है, पानी ढंग से वो नहीं पी पाते, खाना नहीं मिल पाता, तो इस तरीके से वो जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तक उनको नहीं मिल पाती और उनकी कमी से वो भी बीमार पड़ जाते हैं। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीनिंग सराउंडिंग एक्सेट्रा। देयरफॉर और इसके साथ साथ उनके आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो भी ख़राब होता है, साफ़ सफाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं, खाना पीना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोग और बीमार पड़ते हैं। ओके, एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, और जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा बीमारी से जूझते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन, और ये जो कंडीशन होती है जिससे कि लोगों की जो कंडीशन होती है और बदतर से बदतर होती जाती है। सम टाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे की कमी बस नहीं होती है, दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। वुमेन फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि लोग एज कंपेयर वुमेन के कंपैरिजन में वो पुरुषों को ज़्यादा, अगर पुरुष बीमार पड़ता था और साथ में वुमेन भी, तो वो पुरुष को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे कि पहले कोई भी मेल को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मेल ठीक होना चाहिए, वुमेन्स को वो अवॉइड करते थे। ओके, वुमेन्स की हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, बट जबकि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि वुमेन ही पूरे घर को चलाती है, पूरे घर को मैनेज करने का काम वुमेन करती है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वुमेन को मिलती है और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिलाया जाता है। ओके, क्योंकि पहले इन्हीं सब ये जो लोगों की मान्यताएं थी जिसकी वजह से औरतों की जानें ज़्यादा जाती थी। ओके, वुमेन हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट दैन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। वुमेन की हेल्थ को मैन की हेल्थ से कम आका जाता था। मैनी ट्राइबल एरियाज, यहाँ तक कि कई आदिवासियों एरिया में ज़्यादातर, मतलब वहाँ तो कुछ हॉस्पिटल ही नहीं है, गांव की बात छोड़िए, ट्राइबल एरियाज़ में तो थोड़े भी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी से हमेशा वो अछूते रह जाते हैं। ओके, व्हाट कैन बी डन, अब बताइए क्या किया जा सकता है ना। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। मतलब ये कहने में बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारे देश की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत बुरी है, लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, अक्सर बीमारी से ही इनकी डेथ हो जाती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक नागरिक को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ है, अगर हम हेल्दी हैं तो हम सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। अगर वहीं पे हमारा स्वास्थ्य ही खराब है तो हम पूरे टाइम पड़े रहेंगे, कोई एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो गवर्नमेंट को हेल्थ पे ही देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब दिखाया जा रहा है, नाउ टर्न एट पेज नंबर द केरला एक्सपीरियंस। केरला मतलब 1996 में केरला सरकार ने देखिए क्या किया था, मेड सम, केरला में कुछ मेडिकल चेंजेस किए गए। अब देखिए 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट, पूरे राज्य का जो बजट था, बजट जो इकट्ठा होता है ना, वो सब रेगुलेट करने के लिए, अपने राज्य को फंक्शनिंग करने के लिए पूरा बजट इकट्ठा होता है कि कितना बजट कहाँ लगाना है, कितना बजट कहाँ खर्च करना है ना। तो कम से कम उस बजट का कोई भी परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, तो 100 का 40% बजट केरला सरकार ने पंचायत को दे दिया, ग्राम पंचायत को दे दिया कि आप अपने गाँव में जो भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए वो आप वहाँ पर देखिए और उनको पूरा, चाहे सैनिटाइज की हो, मतलब जैसे कि ये आपके सुलभ शौचालय वगैरह हैं, और गांव में जिस चीज़ की कमी है उन सब चीज़ों के लिए केरला सरकार ने 40% बजट पूरी तरह से किसको दे दिया, पंचायत को दे दिया, जिससे कि वो गांव में जितनी भी असुविधाएं हैं उनको सुविधा में बदल सके, सारी सुविधाएं लोगों को मिल सके, चाहे वो फूड हो, खाना हो, पानी हो या रहने की सुविधाएं हो, लोगों को घर दिलवाए जाए, घर बनवा के दिए जाए, है ना। इस तरीके से लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए केरला सरकार ने 1996 में अपने बजट का 40% ग्राम पंचायत को दे दिया। फिर भी लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा सुधर नहीं पाई, अभी भी उन सब चीज़ों की कमी थी। फूड की कमी हुई, वुमेन्स का डेवलपमेंट हुआ, पढ़ाई लिखाई का भी डेवलपमेंट हुआ, आंगनवाड़ी में पैसे खर्च करवाए गए जिससे लोग बच्चे पढ़ लिख सकें, बच्चों को खाना मिल सके, मिड डे मील वगैरह जो था ये सब हुआ, मगर अभी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ में इतना डेवलपमेंट नहीं देखा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मैप के नीचे, तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट। हमारे देश का 29वां राज्य कौन बना था, तेलंगाना बना था 2014 में, 2 जून ऑफ 2014 में, आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन। जब आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया तो तेलंगाना एक नया राज्य बना, ठीक है ना। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, ओके। तो इस तरीके से ये हो गया। अब अगर देखिए, लेट अस लुक एन एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री, तो ये एक इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक कोस्टा रिका सिटी है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका कह सकते हैं। तो वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने अब आर्मी पे ना खर्च करके उन्होंने सोचा कि अब हम किस पे खर्च करेंगे, अब हम लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट पे खर्च करेंगे, कि लोगों की हेल्थ पे खर्च, मेन हम मेडिकल फैसिलिटीज़ में खर्च करेंगे, जिससे कि लोगों को जो भी मेडिकल असुविधाएं हो रही हैं वो अब ना हो। हम आर्मी पे ना खर्च करके हम लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज़ पे पूरी तरह कंसंट्रेट करेंगे, जिससे कि लोग खुश रहें और लोगों को ज़्यादातर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है वो है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और लेसन नंबर 2 में ये पेज नंबर 29 पे अगर आप देखें, ग्लॉसरी दी हुई है, पब्लिक, प्राइवेट, मेडिकल, टूरिस्ट, कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओपीडी, ये सब आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपके आने के चांसेस हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।